ठीक है। देखो जैसे इसमें लास्ट लेक्चर जो हमने किया था इसमें कुछ इंट्रोडक्शन की थी हमने। तो आज हम शुरू करते हैं अपना कुछ HTML का बेसिक रीड करते हैं पहले तो। ठीक है। अब HTML के बेसिक के अकॉर्डिंग इसकी तो एक फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म इसकी क्या हो गई? हाइपर टेक्स्ट, M से मार्कअप और L से लैंग्वेज। लैंग्वेज मतलब एक भाषा जिसे बोल सकते हैं जो ये कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करेगी। और इसमें किसी कंपाइलर की रिक्वायरमेंट तो नहीं है हमें, लेकिन हाँ एक ब्राउज़र की रिक्वायरमेंट जरूर है हमें। तो ब्राउज़र भी कौन सा कंफर्टेबल रहता है हमारे लिए? कोशिश करो क्रोम पे काम करो आप, क्रोम या सफारी। ठीक है ना। मोजिला एंड ऑल दैट जो है वो थोड़ा प्रोग्रामर्स के लिए फिट नहीं है। क्रोम ज़्यादा यूज़ करते हैं हम। क्रोम पे आउटपुट अगर अच्छी आ गई तो ऑलमोस्ट बाकी पे भी अच्छी आउटपुट आ ही जाएगी। तो हाइपर टेक्स्ट का सबसे पहले मीनिंग क्या हो सकता है आपका? हाइपर टेक्स्ट, टेक्स्ट का मीनिंग आपको पता ही है क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स या डिजिट्स। और हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या हो सकता है? विच कंटेन हाइपर लिंक्स। हाइपर लिंक्स मतलब जिसमें कोई लिंक्स हो सकते हैं या कोई हाइपर मीडिया। लिखते तो आप टेक्स्ट ही हो, लेकिन आपको कोई इमेज दिख सकती है उसमें। लिखते तो आप नॉर्मल टेक्स्ट हो, उसकी जगह वीडियो भी दिख सकता है। लिखना आपने टेक्स्ट ही है। तो ये एक क्या हो गया? हाइपर टेक्स्ट हो गया, जो इलेक्ट्रॉनिकली कन्वर्जन करता है, डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्जन करता है, चाहे वो टेक्स्ट हो या कोई इमेज हो या फिर कोई वीडियो एंड ऑल दैट हो। तो हाइपर टेक्स्ट हो गया। मार्कअप टेक्स्ट के बारे में अगर बात करें अगर हम, तो मार्कअप लैंग्वेज किसे बोलते हैं? विच कंटेन टैग्स। और टैग देखने में होते कैसे हैं? जो एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है, दिस इज कॉल्ड एंगुलर ब्रैकेट। और इसके अंदर मान लो मैं HTML लिख देता हूं, तो ये क्या बन गई आपकी? एक टैग बन गया। इसी को मार्कअप बोलते हैं। मतलब जो आपकी लैंग्वेज टैग बेस होगी वो आपकी क्या हो गई? मार्कअप है। और मार्कअप लैंग्वेज जरूरी नहीं कि HTML ही है, XML भी आती है एक, जो इसी फॉर्मेट में काम करती है। XHTML आती है जो इसी के बेस पे काम करती है, दैट मीन मार्कअप के बेस पे काम करती है। और जो टैग होते हैं वो भी आपके दो तरह के होते हैं। एक होते हैं कंटेनर और एक होते हैं आपके नॉन कंटेनर। कंटेनर टैग के बारे में बात करें अगर हम, तो कंटेनर टैग का मतलब ये हो गया कि जिसका एक स्टार्ट टैग भी होगा और एक एंड टैग भी होगा। जैसे कि HTML, ये हो गया आपका स्टार्ट टैग और ये आपका क्या हो गया? एंड टैग। एंड टैग की आइडेंटिफिकेशन क्या है? इसका क्या स्लैश लगा होगा। बच्चे कई बार गलत लगा देते हैं इस तरीके से, लेकिन ये लगेगा इसमें। अब HTML है, HTML में अगर आप टैग को बंद नहीं भी करोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, चल जाता है। लेकिन प्रैक्टिस रखनी चाहिए कि ओपन किया तो क्लोज भी किया जाए, प्रॉपर हायरार्की फॉलो की जाए। क्योंकि फ्यूचर में अगर आप कुछ और करते हो, लाइक रिएक्ट करते हो, एंगुलर करते हो, वहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, एरर ही थ्रो कर देगा आपको। तो इसका ध्यान रखना कि प्रॉपर ओपन क्लोज किया जाए इसको। और नॉन कंटेनर क्या होंगे? ये सेल्फ कंटेनिंग है। इसको आप एम्प्टी टैग भी बोलते हैं, जैसे कि इमेज टैग। ये कुछ कंटेन नहीं करता। इसकी डेफिनेशन एक और लिखते हैं हम यहाँ पे, विच कंटेन अनदर टैग। जैसे कि इसकी बात करें अगर, तो इसके अंदर कोई और टैग भी आ सकता है, जैसे कि हेड टैग आ गया इसके अंदर। इसकी बात करें तो ये इसके अंदर एक टाइटल टैग भी आ गया। और इसकी बात करें तो इसके अंदर कुछ लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है इन द सेंस, मान लो मैंने लिख दिया वेलकम या साइट का नेम लिख दिया, तो ये सारे के सारे क्या है? कंटेनर टैग है। इसके बाद क्या आ जाता है आपका? बॉडी टैग। ये भी कौन सा टैग है आपका? कंटेनर टैग है।
ये सारे कंटेनर टैग की कैटेगरी में आते हैं। विच कंटेनर अनदर टैग, क्योंकि इसके अंदर दूसरे टैग भी आ सकते हैं ना। नॉन कंटेनर टैग, इसके अंदर एट्रीब्यूट तो होते हैं। एट्रीब्यूट इन द सेंस, जैसे मैं इसी की बात करूं, इसका सोर्स, इसका अल्टरनेट टेक्स्ट, इसकी विड्थ, इसकी हाइट, इसमें टाइटल भी दिया जा सकता है। इसके अंदर एट्रीब्यूट्स तो होते हैं, दीज आर कॉल्ड एट्रीब्यूट्स, लेकिन इसके अंदर कोई और टेक्स्ट नहीं डाला जा सकता, इसके अंदर कोई और टैग नहीं डाला जा सकता। तो ऐसे बहुत सारे टैग्स हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं, कंटेनर और नॉन कंटेनर की कैटेगरीज में आते हैं। तो इन्हीं का कॉम्बिनेशन लेके हम अपना पेज जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो ये तो एक छोटी सी इसकी थ्योरी है, बस इतनी ही थ्योरी है। इसके बाद आपका प्रैक्टिकल ही रहता सारा। तो प्रैक्टिकल के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक नई फाइल बनाता हूँ। यहाँ पे मैंने फाइल का नाम दे दिया Pro2, इस प्रोग्राम 2। कोशिश करो कि जब फाइल का नेम दे रहे हो इसके अंदर स्पेस ना ही दो तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि बाद में थोड़ा सा दिक्कत रहती है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट थिंग और रहती है कि हम अपना कोड ना ऐसे लिख देते हैं कई बार सीधा ही। HTML के अंदर मैंने दे दिया हेड टैग, हेड टैग के अंदर दे दिया मैंने टाइटल टैग, और टाइटल टैग में दे दिया माई फर्स्ट पेज दे दिया मैंने। अब हेड टैग लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, इसके ऊपर एक बात आती है पहले नंबर पे। अभी करके देखते हैं, लगा के देखते हैं, नहीं भी लगा के देखते हैं इसमें। इसके बाद मैंने क्या दे दिया, इसमें एक बॉडी टैग दे दिया, और इस बॉडी टैग के अंदर मैंने क्या लिख दिया, H1 टैग लिख दिया, और यहाँ लिख दिया वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ, ये लिख दिया। बस ये अपना वेबसाइट मैंने स्टार्ट कर दिया। रन करके देखा मैंने अगर इस पेज को, ये रन हो जाएगा। ये मैंने इसे रन किया, लाइव पेज रन कर लिया, तो ये पेज मेरा रन हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आएगी आपको यहाँ पे। रन हो गया पेज, टाइटल की जगह टाइटल आ गया, H1 की आउटपुट भी आ गई, रन हो गया। कोई आउटपुट नहीं है, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके आप कहीं पे भी देख लो, कोई एरर नहीं थ्रो कर रहा है, यहाँ पे कोई एरर नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक एरर दिखा रहा है, यहाँ पे दिस पेज इन क्विक मोड पेज लेआउट में बी इम्पेक्टेड फॉर स्टैंडर्ड मोड, यानी ये लगाना कह रहा है जरूरी है। इसमें वार्निंग है, अदर देन कुछ नहीं है। अब इनके बारे में डिस्कस करते हैं। अब ये क्या है, बेसिकली आपको एक काम करना है, एक वेबसाइट ओपन करनी है कि जो भी पेज बना हुआ है वो वेल फॉर्म्ड है कि नहीं है। जब आप कोई वेबसाइट बनाते हो तो वो W3C कंजोर्टम के अकॉर्डिंग, W3C के अकॉर्डिंग वेल फॉर्म्ड है कि नहीं है। तो मैं वैलिडेटर ओपन करता हूँ इसका, W3 का वैलिडेटर। हम जो यहाँ वेबसाइट बनाते हैं उसमें ये नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते पहले नंबर पे। तो अगर मैं यहाँ पे वैलिडेटर को ओपन करके देखूँ, देखते हैं कि मेरी वेबसाइट वैलिडेट होती है कि नहीं। गूगल ये कहता है कि आपकी वेबसाइट जो है W3C की वैलिडेशन के अकॉर्डिंग, इस नॉर्म्स के अकॉर्डिंग परफेक्ट होनी चाहिए। तो अगर मैं यहाँ अपने पेज को अपलोड करके देखूँ, ये मेरा पेज पड़ा हुआ है G ड्राइव में, ये पेज है मेरा, चेक करूं तो यहाँ आप देखोगे कि कुछ एरर्स थ्रो करेगा, कुछ वार्निंग देगा। ये देखो जरा, तो इसके अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, यार एक तो आपने लैंग्वेज नहीं बताई। जब आपने अपना पेज स्टार्ट किया तो आपको यहाँ पे एक तो क्या बताना चाहिए, लैंग्वेज बतानी चाहिए, EN मतलब इंग्लिश। वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, वार्निंग है, वार्निंग इग्नोरेबल भी होती हैं। अब मैं दोबारा अपलोड करके देखूँ यहाँ पे, वैसे आप किसी भी वेबसाइट को अपलोड करके देखो, कोई ना कोई तो बीच में बताएगा ही बताएगा। ये देखो जरा, एक एरर हट गया। सेकंड नंबर पे क्या कह रहा है कि आप जो वेबसाइट बना रहे हो वो Windows-1252 कैरेक्टर एनकोडिंग को फॉलो करना चाहिए। अब ये है क्या, अभी बताता हूँ आपको मैं। इसको आप सीधा ही गूगल पर डाल के देख लो कि कहना क्या चाहता है ये। कुछ चीज़ें तो आपको यहीं से मिलेंगी, क्योंकि एक्चुअल में आपका पेज जो है वो ज़रूरी नहीं है कि क्रोम पे ओपन हो रहा है, वो आपका
मोज़िला पे भी ओपन हो रहा है, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो विंडोज पे भी चल रहा है। तो आपको एक करैक्टर एनकोडिंग चाहिए जो यूनिवर्सल होगी, यूटीएफ पे चाहिए। तो आप यहाँ पे अगर देखो तो आपको ये आंसर बताना शुरू करेगा कि क्या लगना चाहिए, कहाँ लगना चाहिए। लुक एट दिस, तो ये सारे करैक्टर कोड हैं इसके अकॉर्डिंग वो वेल फॉर्म, वैसे तो ये ऑटोमेटिकली पिक कर रहा है। एक और पॉइंट क्या बता रहा है, कह रहा स्टार्टिंग में ये भी लगा होना चाहिए। अगर मैं स्टार्टिंग में ये भी लगा दूं, क्योंकि कुछ ऐसे टैग्स होते हैं जो इसकी, ये जो डॉक टाइप HTML है, ये वेल फॉर्मनेस किसके अकॉर्डिंग, W3C के अकॉर्डिंग वो करके चलता है, उसको वैलिडेट करके चलता है। अगर मैं ये भी डाल के देखूं यहाँ पे, तो ये देखो जरा, ये एरर हट जाएगा। एरर जो है वो इग्नोरेबल नहीं होते, वार्निंग तो इग्नोरेबल है। अब इसका एक सिनेरियो देखें, इसके लिए क्या लगाना चाहिए हमें, इसके लिए हमें एक मेटा टैग लगाना है। तो अगर मैं इसको गूगल पे डाल के देखूं कि इसके लिए क्या लगाना चाहता है वो, मैं इसको डालता हूं गूगल पे, और कहाँ देखें, यही देख लेते हैं, स्टैक ओवरफ्लो पे देख लेते हैं क्या करेगा ये। एक मेटा टैग लगाएगा और उसके अंदर ये देखो, जैसे मैंने ये वाला पेज बनाया है, और ये क्या बता रहा है, कह रहा है कि आप मेटा टैग के अंदर क्या डाल दो, UTF डाल दो, और -8 का मतलब इसका साइज जो होगा। तो अगर मैं ये कहीं पे लगा दूं, ये मैं यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे कहीं लगा दूं, कहाँ लगा दूं, यहीं लगा देते हैं। जो कोड बताया है मैंने आपको वो UTF है। UTF मतलब यूनिवर्सल टेक्स्ट फॉर्मेट। ये ऐसा कोड है जो सारी जगह ओपन होगा। इवन देन आप किसी भी ब्राउज़र में ओपन करोगे, किसी भी क्या कहते हैं उसमें एडिटर में ओपन करोगे तो ओपन होगा। अब आप देखो, वैलिडेट करके देखो इसको भी, तो ये बहुत छोटी सी वैलिडेशन है। मैं दोबारा अपलोड करके देखूँ इसको, तो ये बिल्कुल इसको वेल फॉर्म दिखा देगा। ये रखो, अब कह रहा कि कोई एरर नहीं है यहाँ पे। तो पेज स्टार्ट करने से पहले कह रहा कि ये चीज़ों का ध्यान जरूर रखना है, लेकिन कह रहा इतना टाइम नहीं होता हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, शॉर्टकट यूज़ कर लेते हैं। ये मैंने, इसने आधी चीज़ें पहले लगा दी, EN लगा दिया, मेटा टैग भी लगा दिया, और जो ज़रूरी नहीं थे मेरे पास वो भी लगा रखे हैं। IEH के अकॉर्डिंग कंपैटिबल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, व्यू पोर्ट, ये चीज़ें बाद में क्या स्केलिंग है, ये बाद में, अगर फिलहाल इन्हें डिलीट भी कर दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ें जो है, लेकिन प्रॉब्लम ये रहती है कि ये तो ऑटोमेटिकली दिखा रहा है, ये देखो जरा। और कई बार ऐसा होता है कि कोई ऐसे ब्राउज़र होते, एडिटर है जो ये ऑटोमेटिक नहीं लेके आते, फिर क्या करोगे। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान जरूर रखना है। वैसे एरर कोई नहीं दिखाएगा, लेकिन 90% केसेस में ये डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट बोलते हैं, डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट अपने आप ही लगा हुआ मिलेगा। तो आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं कि इसका क्या यूज़ है, क्यों लगाया जाता है, इसका यूज़ क्या है। वैसे तो कोई फ़िलहाल यूज़ नज़र ही नहीं आएगा आपको यहाँ पे, लेकिन जब आप डेवलपमेंट करते हो तो ये डेवलपमेंट करते हो, ये जो वेबसाइट है ये उसकी जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर काम करता है। क्योंकि गूगल जो है वो जो SEO की कैटेगरीज हैं उसके ऊपर भी काम करता है। SEO इन द सेंस की सर्च एंड ऑप्टिमाइज, उसमें क्योंकि गूगल क्रॉल करता है, तो क्रॉल करता है तो ये चीज़ें भी उसको मैच करनी है। यूज़ ऑफ, तो देखो, ऑल HTML डॉक्यूमेंट मस्ट बी स्टार्ट विथ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, डॉक टाइप डिक्लेरेशन। द डिक्लेरेशन इज नॉट HTML टैग, है ही नहीं है, लेकिन ये क्या है, इंफॉर्मेशन है टू द ब्राउजर अबाउट व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट यू वांट टू यूज, या क्या कंटेंट एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं वो चाहिए। मतलब एक तरीके से वेल फॉर्मनेस चेक करता है ये कि आपकी वेबसाइट वेल फॉर्म्ड है कि नहीं है। मैं आप कोई भी अपनी वेबसाइट यहाँ अपलोड करके देख लूँ, वो भी वेल फॉर्म नहीं होगी। लेकिन कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं जो इस पे चेक करके देखी जाती हैं। वार्निंग्स है वो इग्नोरेबल, लेकिन एरर जो है वो मस्ट भी सॉल्व करने चाहिए। इसमें वो चीज़ें भी बताता है, जैसे कि मैं यहाँ पे एक सेंटर टैग लगा दूँ, ये टैग बंद हो चुका है। जैसे मैंने इसके अंदर H1 टैग डाल दिया, वेलकम डाल दिया, मैंने तो लगा दिया, आउटपुट भी आ रही है। अब आप यहाँ डाल के देखोगे तो इसके ऊपर एरर दिखा देगा, कह रहा है एब्सोलेट। एब्सोलेट मतलब कह रहा है कि इसकी जगह आप CSS यूज़ करो। ये आपकी वेबसाइट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, उसकी परफॉर्मेंस को लो कर सकता है।
अदर देन और कुछ नहीं है। तो मेरे को तो पता ही नहीं था कि अपना टैग ये बंद हो चुका है या डेप्रिकेट हो चुका है, वो ये बताएगा। अब कुछ बंदे क्या करते हैं कि यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग लगाते हैं और यहाँ पे कोई टैक्स लिख दिया, इसका साइज बड़ा करने के लिए आज भी फॉन्ट नाम का टैग यूज कर लेते हैं। ये देखो जरा, फॉन्ट साइज ये यूज कर लेते हैं। मैंने डाल दिया 20 यहाँ पे, और ये टेक्स्ट मैंने भी किस में डाल दिया, वो अलग बात है इनका। अब देखो जरा, मेरे को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखा रहा, फॉन्ट भी बड़ा कर दिया, लेकिन मेरे को ये बताएगा कह रहा भैया ये मत यूज़ करो, ये पुराना सिस्टम है। लुक एट दिस, एरर शो कर रहा है, कह रहा ये भी ऑब्सोलेट है, कह रहा इसकी जगह क्या यूज़ करो, CSS यूज़ करो। ये देखो जरा, तो ये आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है आपकी वेबसाइट, कह रहा ये मत यूज़ करो, आप इसकी जगह बिग यूज़ कर लो, नए टैग आए हैं वो यूज़ कर लो, H1 यूज़ कर लो। ये देखो कैटेगरीज बता रखी हैं इसने पूरी की पूरी, तो कह रहा है इनको मत यूज़ करो। लेकिन यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ तो चल ही रहा है। तो मेरे को ये जो वैलिडेटर है ये बताता है कि आपकी वेबसाइट वेल फॉर्म्ड है कि नहीं है। तो एक टर्म्स है पता होनी चाहिए, टर्म ये वाली। वैसे अगर डेवलपमेंट की बात करें तो कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ती। अब मैं इसको कर देता हूँ डिलीट, क्योंकि हम HTML ही पढ़ रहे हैं तो इन टैग को यूज़ करते हैं अभी, बाद में इनको थोड़ा डेप्रिकेट कर देंगे, हटा देंगे इसमें से। जैसे कि मैं एक पेज बनाना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे H1 टैग का यूज़ किया। H फॉर हेडिंग, कितने लेवल होते हैं टोटल, 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 लेवल्स होते हैं। और 6 लेवल के अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ वेलकम ही लिख दूँ तो इसका रिजल्ट क्या है, लुक एट दिस। कह रहा अगर आपका इनसे काम चल रहा है तो इनको यूज़ करो, इनका कलर चेंज करना है, कुछ और एक्टिविटी परफॉर्म करनी है तो कर सकते हैं इसके ऊपर। आपकी वेबसाइट में टाइटल्स इस तरीके से होने चाहिए, H1 H2 H3 जरूर होने चाहिए। उसका रीज़न है कि जो सर्च इंजन है ना उसके लिए आसानी हो जाती है ढूंढना, क्योंकि 6 टैग तो हैं, तो वो गूगल क्रॉलर जो होता है वो आपकी वेबसाइट में जाके सर्च कर सकता है ना, जाके टाइटल दिए हुए हैं अगर आपने H1 H2 तो वो इजीली सर्च कर लेगा, उसका क्रॉलर जो है सर्च कर लेगा, जिससे आपकी वेबसाइट की इंडेक्सिंग करने में उसे आसानी हो जाती है। तो आपकी वेबसाइट में ये चीज़ें होनी चाहिए, जहाँ पे इनका यूज़ हो सकता है वो कह रहा है यूज़ करो इनका। कई बंदे क्या करते हैं, पैराग्राफ टैग यूज़ कर लेते हैं, फॉन्ट साइज बराबर कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं, हो गया काम। कह रहा है जहाँ तक हो सकता है इसको यूज़ करो, क्योंकि इसके ऊपर एक तो कोड कम करना पड़ेगा पहले नंबर पे तो, और दूसरे नंबर को गूगल को भी आसानी है। गूगल का जो स्पाइडर नेट नाम का क्रॉलर है, अब ये चीज़ें कहाँ बताई जाती हैं, जब आप SEO पढ़ते हो तो वो कहते हैं कि H1 टैग या हेडिंग टैग शुड बी देयर, या इस तरीके की टर्म्स जो है वो डिस्कस करते हैं। सेंटर टैग नहीं होना चाहिए, HTML5 के कुछ टैग यूज़ होने चाहिए, तो ऐसी चीज़ें डिस्कस होती हैं वहाँ पे। तो अब मैं जो कर रहा हूँ इस तरीके से, अगर मैं इसी का यूज़ करके कुछ बनाऊँ तो मैं यहाँ पे अपनी कंपनी का नेम लिख देता हूँ। लेकिन अब जो पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे, जब रियल टाइम पे डेवलपमेंट करते हैं वो थोड़ी सी कुछ अलग ही निकल आती है। तो टैग्स हमें पता होनी चाहिए पहले नंबर पे। तो H2 टैग में मैं क्या लिख देता हूँ, यमुनानगर लिख देता हूँ। इसमें क्या लिख देता हूँ मैं, पिन लिख देता हूँ। मतलब ये लिखते ही नहीं है H, मतलब हेडर इससे किसे जी, ये वाला 6 से नीचे मतलब लिखते ही नहीं है, या नहीं आता यूज ही नहीं होता है, मतलब चल अगर 7 लिख देंगे डिपेंड करता है। देखो जरा, अब मान लो लास्ट वाला यूज़ कर भी लिया और इसका थोड़ा फॉन्ट छोटा लग रहा है तो हम CSS यूज़ करके थोड़ा बड़ा, लेकिन इतना लेवल नीचे जाता ही नहीं कोई भी, ज़्यादा या 3 या 4 तक देखते हैं, देखे गए हैं। डिपेंड करता है वेबसाइट पे। अब कुछ वेबसाइट ऐसी बनती हैं जो मोबाइल में कंपैटिबिलिटी शो करें, तो मोबाइल में तो हो सकते हैं ना यूज़ ये वाले, तो ऐसी वेबसाइट बनाई जा सकती है स्क्रीन के अकॉर्डिंग कि भी स्क्रीन जब बड़ी है तो क्या दिखाए, छोटी है तो क्या दिखाए, तो मे बी। लेकिन इससे ज़्यादा मैंने कभी एक्सपेक्ट किए नहीं है वैसे तो, लेकिन डिपेंड करता है कि कौन सा यूज़ हो जाए। लेकिन बात वही आ गई ना कि अगर मैंने मान लो यूज़ कर भी दिया, छोटा करना है टेक्स्ट इसका या बड़ा टेक्स्ट करना है, तो मेरे पास CSS भी तो अवेलेबल है ना, हम उससे काम कर लेते हैं।
लेकिन फिलहाल के लिए इसकी बात करें तो ये देखो इस तरीके से बना हुआ दिख रहा है। अब मेरे पास CSS अवेलेबल नहीं है अभी, तो मेरी मजबूरी है कि मुझे सेंटर नाम का टैग यूज़ करना पड़ेगा। देखो अगर मजबूरी है फिर तो करना पड़ेगा, कि मेरे पास अभी रिसोर्सेस नहीं है। और अपना कोड कुछ इस तरीके से लिखना है आपने, इसे बोलते हैं इंडेंटेशन। लिखने को तो मैं ऐसे भी लिख सकता था, तो गलत थोड़ी ना। लेकिन आपका कोड कैसा होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए। ये वेल फॉर्म्ड कोड माना जाता है। और दूसरे नंबर पे साफ सुथरा कोड लगता है, पता चलता है कौन कहाँ शुरू हो रहा है, कौन कहाँ बंद हो रहा है। मतलब पेरेंट चाइल्ड बन गया ना, ये पेरेंट हो गया, ये उसका चाइल्ड हो गया, ये उसके आगे चाइल्ड हो गए। तो देखने में ये देखो यहाँ से भी तो बता रहा ना वो, अगर मैं एक ही लाइन में लिख दूंगा तो मेरे को खुद ही नहीं पता चलेगा कौन कहाँ शुरू हो रहा है। लोग देखो पता ही नहीं कर पाओगे आप। तो एक तरीका ये है कि आप टैब लगाने बस आपने, ये देखो ये देखो। तो ये वेल फॉर्म्ड कोड, देखो जो कोड इसने अपना लिखा वो भी इसी तरीके से लिखा है। तो एक तो हैबिट इसकी रखनी है आपने, टैब यूज़ करो, स्पेस मत यूज़ करो, क्योंकि स्पेस बहुत ज़्यादा लगाने पड़ेंगे आपको। टैब, एक टैब लगाना है, 2 टैब लगाने हैं, 3 टैब लगाने हैं, इस तरीके से आ जाएगा। कोड तो वैसे दिखा रहा आंसर, अब मेरा आंसर बिल्कुल सही दिखा रहा है। यहाँ पे सेंटर टैग लगाना मेरी ज़रूरत नहीं है, मेरी मजबूरी है इस वक्त बनी हुई, क्योंकि मेरे पास अभी और कुछ अवेलेबल नहीं, मुझे तो CSS नहीं आती अभी। अब कई बार ऐसा हो जाता है कि क्लाइंट ने ऑन द स्पॉट बोल दिया आपको कि भैया ये तो थोड़ा सेंटर में आना चाहिए, तो उसके लिए तो मैंने फटाफट काम कर दिया ना। बाद में मैं थोड़ा सा चेंज कर दूंगा अपने आप ही। ऑन द स्पॉट ट्रिक यूज़ करना है कोई तो कर सकते हैं, तो हो सकता है कि वहाँ पे इस तरीके से कोई यूज़ करना पड़ जाए, तो पता होगा तो ही करेंगे। लेकिन इसका टैग का यूज़ नहीं किया जा रहा आज की डेट में, बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा। तो ये इस तरीके से बना हुआ दिख रहा है। अब मान लो मेरे को यहाँ पे एक लाइन देनी है, ऊपर एक बॉर्डर देना है, और मेरे पास अभी CSS अवेलेबल नहीं है। ये धीरे धीरे ये टैग खत्म होने शुरू हो जाएंगे। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक HR टैग यूज करना है। और ये टैग कौन सा हो गया, नॉन कंटेनर। अब HR क्या करेगा, हॉरिजॉन्टल रो जनरेट कर देगा। यहाँ पे देखो यहाँ, अब जितने भी आपके नॉन कंटेनर टैग हैं उसके अंदर एट्रीब्यूट तो दे सकते हैं हम, जैसे कि मैंने कलर दे दिया। अब कलर देने में दिक्कत आती है सबसे ज़्यादा। हम क्या देते हैं, रेड ग्रीन ब्लू दे देते हैं, ये स्टैंडर्ड कलर्स हैं, लेकिन स्टैंडर्ड कलर इतने अट्रैक्टिव नहीं होते। मान लो मैं ब्लू कलर लगा दूं यहाँ पे, तो ब्लू ने तो अपना नेचुरल कलर दिखाना है, लेकिन मैं 256 कलर को मिला के बनाऊं कलर, अगर परफेक्ट कलर प्रॉपर शेडिंग के साथ, तो वो कलर, इतने कलर याद नहीं रख सकते, लेकिन आप वेबसाइट तो याद रख सकते हो ना। तो यहाँ पे लिखना है आपने HTML कलर कोड्स। तो आपको 36 कलर दिखा देगा यहाँ पे शेडिंग के साथ, पूरा कलर चार्ट है। यही नहीं, इनके नेम भी है, इंडियन रेड, तो यहाँ से आपको कलर की लिस्ट मिल रही है, देखो जरा। और इन्होंने ना कलर कोड के साथ साथ उनके नेम भी दिखा दिए। नेम क्यों दिखा दिए, जो कलर फ्रिक्वेंटली यूज होता है, हर वेबसाइट में मिलता ही मिलता है, तो उसका नाम याद कर लो। ये तो हेक्सा कोड है, इसको RGB के साथ भी बना रखा है, को कलर के नेम बहुत सारे बता रखे हैं नीचे, देखो जरा। तो यहाँ से आपको कलर का वो मिल सकता है, वाइट कलर के लिए F लगाया जा सकता है, ब्लैक के लिए 0 लगाया जा सकता है। तो ये देखो, इससे जो कलर के नॉर्मल कॉम्बिनेशन है, देखो ऑलिव कलर हो गया, येलो कलर हो गया, मैरून हो गया, लाइम कलर का, ग्रीन कलर का, ये देखो जरा, ग्रीन तो नॉर्मल कलर है ये वाला। अब जैसे कि मैं यहाँ पे टोमेटो यूज़ कर लूँ, तो ये टमाटो, टमाटर टाइप, ये देखो ये टोमेटो का कलर हो गया। नेचुरल कलर उसका इसी तरीके से होगा, कभी आप लेते हो उसको तो इसी तरीके से। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ, ये जो इसका साइज़ बड़ा कर देता हूँ, 10 कर देता हूँ उसको मैं। अब देखो जरा आप कलर इसका, इसी तरीके से मेरे को जो याद है, जो मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ, क्रिम्सन कलर, क्रिम्सन
क्रिम्सन कलर भी रेड शेड में आता है, ये देखो क्रिम्सन कलर का शेड है यहाँ पे। तो कलर कोड तो यहाँ से ले लेना आपने। ये वेबसाइट्स थोड़ी सी आपको पता होनी चाहिए, लिखना क्या है बेसिकली, यही अगर आप माइंड में रख लेते हो तो यहीं से बताया। तो ये htmlcolorcode.com हो गया, यहाँ और भी बहुत सारी वेबसाइट है। और एक पॉइंट और आपको बताऊंगा मैं कि मान लो आपको कोई ये कहता है कि भाई मेरे पास एक पिक्चर पड़ी है, मुझे तो उस पिक्चर जैसा कलर चाहिए। जैसे कि मेरे पास एक पिक्चर पड़ी है यहाँ पे, लेट अस सपोज मैं चाहता हूँ कि इस पिक्चर में से कलर निकालना है मेरे को। ये पिक्चर पड़ी है मेरे पास, इस पिक्चर में से ना ये वाला कलर लगाना, कह रहा ऐसा कलर लग जाए, ऐसा कलर लगाना, मतलब एग्जैक्ट तो नहीं मिलेगा यहाँ। फिर मैं कहता हूँ ऐसा कलर लग जाए, ये ब्लू शेड लग जाए। तो फिर इसका कलर कैसे? इसके लिए या तो फोटोशॉप यूज़ करोगे आप कलर पिकर, या फिर आप एक काम करो, यहाँ पे लिखो पिक कलर फ्रॉम इमेज। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो पिक्चर में से कलर निकाल सकते हैं। आपने यहाँ से पिक्चर को अपलोड करना है, यूज़ योर इमेज, और यहाँ पे वो ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो इमेज। ये रही, मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर ली यहाँ पे इमेज। ये पिक्चर क्यों नहीं है? नहीं, यहाँ से उठा देते हैं। ये रही आगे इमेज, नहीं क्या नो डाटा इस आगे थोड़ा टाइम लेता था। अब यहाँ से आप पिक कर सकते हो, ये देखो यहाँ कर लिया पिक किसने कलर। अब इसके लिए कोई सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है आपके पास तो बहुत बढ़िया, नहीं तो यहाँ से आप अपना काम कर सकते हो। ये कलर यहाँ पे उठा लिया इसने, ये देखो जरा, मान लो ये कलर उठाना है आपने तो इसने ये कलर उठा लिया, ये देखो जरा, ये देखो जरा, ये कलर उठाना है तो ये कलर उठा लिया इसने। मान लो यही चाहिए था मेरे को, तो इसका हेक्सा कोड कॉपी किया। HTML में हेक्सा कोड ही चलेंगे यार, हेक्सा कोड चलते हैं ज़्यादातर इसमें। ये पेस्ट कर दिया मैंने। अब आप ये देखो बिल्कुल सिमिलर कलर यहाँ पे इसने पिक कर लिया। ठीक है, वो इसके और इसमें थोड़ा सा फ़र्क रहता है कलर में, क्योंकि इसकी थोड़ी सी जो मेगाहर्ट्ज़ है वो इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा, कंप्यूटर में कलर थोड़ा सा अलग दिखेगा, उसमें थोड़ा सा अलग दिखेगा। ठीक है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग ये वाला कलर ऑलमोस्ट सेम है, 90% तो सेम है, 100% तो शायद मिले भी नहीं इसमें, तो 90% तो सेम है कलर। तो एक तो कलर ये हो गया कि आपको पिक करना है यहाँ से, आपको तरीका पता होना चाहिए। कोई दिखाई देता है पिक्चर में कि अभी ऐसा कलर चाहिए, ऐसी शेड चाहिए, तो ठीक है इस तरीके से कलर उठा लेंगे हम। यहाँ पे लोड करके कलर लगा लिया मैंने यहाँ पे, देखो जरा। और अब आप चाहे इसको कॉपी करो, पेस्ट करो, 2 3 4 इस तरीके से। और साइज़ में भी थोड़ा बहुत खेलना चाहते हो तो खेल सकते हो। जैसे कि मैं इसको ले लेता हूँ परसेंटेज में, मैं चाहता हूँ ये 80% आए, ये मेरा आए 60%, ये आ जाए मेरा 40%, ये आ जाए मेरा 20%। साइज दे दिया मैंने तो यार, परसेंटेज किस चीज़ का लेगा? एक मिनट, ये ना साइज़ नहीं आना चाहिए, ये विड्थ आनी चाहिए इसकी जगह। तो कंट्रोल D कर लेता हूँ, WIDTH कर देते हैं, विड्थ कर देते हैं। और यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, साइज शुड बी 10। वो एक शॉर्टकट यूज़ किया है मैंने, कंट्रोल D वाला। ये देखो कुछ इस तरीके से बना, और इसी को मैं कॉपी करूँ, अगर नीचे लगा दूँ या रिवर्स कर दूँ इसको, इसको कर दूँ मैं 20। मान लो साइज ले लिया था, है जी, साइज लिया था हमने जैसे परसेंटेज में, हाँ हाँ, तो उसमें मतलब ये मतलब
ऐसे मतलब ऐसे हो गई थी ना ये साइज मतलब सिंपल थी लेंथ थी पर बड़ी बड़ी होगी। बड़ी हो गई थी पर ये 80% उठाया किस चीज़ का था पेज का किसका? पेज का मतलब क्या मतलब साइज किस चीज़ 80% किस हिसाब से बने थे नहीं, वो उसका उठाया था, वो कंटेनर का उठाया था उसने। अच्छा मतलब जो H1 टैग है उसकी भी एक लिमिट ही होती है, अच्छा पेज के अकॉर्डिंग नहीं चला था वो। पेज के अकॉर्डिंग होता तो पूरे पेज पे आ जाता। है ना हाँ, पेज के ऊपर तो ये देखो जरा इस तरीके से हमारे सामने बन के दिख रहा है, ये देखो जरा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका बहुत सारा कोड ऐसा होगा, ये मेरा लगाने का पर्पज़ क्या था, बहुत सारा ऐसा कोड होगा जो कॉपी पेस्ट करके बार बार रीयूज हो सकता है। 19-21 के चेंज हो सकते हैं, तो आपके पास माउस का कंट्रोल और कॉपी पेस्ट ये फास्ट नहीं होना। कई बार ऐसा होता है पर आपको पेस्ट ही करना होता है, मतलब कट कॉपी पेस्ट पेस्ट पेस्ट। मान लो यही सारा चेंज करना है, अगर आपने कोई दूसरा कलर लगाना है, अगर आपने मान लो मैं यहाँ से ये कलर उठा लूँ और ये मैंने यहाँ से कॉपी किया, तो आपके पास ऐसी देखो सेलेक्ट किया कंट्रोल डी 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 कंट्रोल वी देन सेव देन एस्केप। तो थोड़ा फास्ट होना चाहिए ये, थोड़ा सा जैसे जैसे प्रैक्टिस करता रहता बंदा वैसे वैसे उसका। और भी बहुत तरीके हैं, कई अपने अपने तरीके अलग यूज़ करते हैं। जो मैं तरीका यूज़ कर रहा हूँ हो सकता सामने वाला वो ना यूज़ कर रहा हो। ठीक है, फिलहाल के लिए ये मान के चलो कि ये तरीका तो जो मैंने बताया वो तो यूज़ करो। जब आपको कोई नया तरीका पता चलेगा, ठीक है, और इससे बेटर मिलेगा तो ठीक है, उसको यूज़ करना शुरू कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और कईयों का तो इस तरीके से फास्ट होता है हाथ कि वो इस तरीके से करते हैं, ऐसे पेस्ट करते रहते हैं, ऐसे दूसरा पेस्ट किया, तीसरा पेस्ट किया, चौथा पेस्ट किया। मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ, ये देखो जरा, इस तरीके से करते रहते हैं। तो हर किसी का अपना अपना वे, अपना अपना, क्योंकि ये तो इस एडिटर की क्वालिटी है ना, जो कंट्रोल डी वाली ऑप्शन दे रखी है उन्होंने, वो सिमिलर उठा लेता है और काम करना शुरू कर देता है। सो इस तरीके से एक बन गया हमारा आर्किटेक्चर ये वाला, और ये सिंपल HTML से बना हुआ है। अगर मैं इसे CSS से बनाऊँ तो इसमें मैं किसी और तरीके से बनाऊँगा, लेकिन HTML में हमारे पास लिमिटेशन है। अगर मैं HTML यूज़ करूँ, मैं देखो HTML यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पास लिमिटेशन है। लिमिटेशन इन द सेंस कि बहुत कम रिसोर्सेज है मेरे पास कलर चेंज करने के लिए, लेआउट बनाने के लिए। ये ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं जो 8वीं या 10वीं में जो HTML पढ़ते हैं उनके लिए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जब हम प्रोफेशनली करेंगे तो वहाँ पे ये ट्रिक्स फेल हो जाएंगे हमारे। लेकिन ऑब्वियस ही बात है कि वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें इस लेवल से भी निकलना पड़ेगा। इन टैग्स को यूज़ करने का मतलब यही है कि भाई अभी ये यूज़ हो गया तो इससे बेटर क्या हो सकता है। और अब मान लो मेरे को इसका कलर चेंज करना, तो कलर चेंज करने के लिए फ़िलहाल के लिए हमारे पास CSS अवेलेबल नहीं है, तो मेरी अभी एक मजबूरी है ये भी कि मुझे फॉन्ट टैग ही यूज़ करना पड़ेगा। और फॉन्ट टैग भी क्या है, एक ये वैसे डेप्रिकेट हो चुका है, वेबसाइट में ये अवेलेबल नहीं है, अब यूज़ ही नहीं होता। लेकिन ये है कि कभी तो यूज़ होता था। मैं आपको ऐसी वेबसाइट दिखा सकता हूँ अभी भी जो अभी भी इन्हीं आर्किटेक्चर पे चल रही है। यस, मेरे पास एक स्कूल की वेबसाइट आई थी, यहाँ एक शिव शक्ति स्कूल पढ़ता है पीछे, पूरी की पूरी उन्होंने HTML के टैग्स में बना रखी है, कलर देना तो फॉन्ट में दे रखा है। वेबसाइट अच्छी लग रही थी, नो डाउट। रेलवे की वेबसाइट्स मेरे पास एक है, इंडियन रेलवे की वेबसाइट, वो भी इसी में पेल रखी है उन्होंने। अभी भी टेबल टैग लगा रखे हैं अलावा, और कंटेंट डालते हैं जब तो एक पोर्शन उसका लेफ्ट में जाता है, एक राइट में जाता है। ऐसी वेबसाइट अभी भी है, अभी भी चल रही है करंटली, और ऑफिशियल वेबसाइट है रेलवे की, वो ऐसा नहीं है। तो अभी देखो मैं फॉन्ट टैग लगाऊं तो फॉन्ट टैग के अंदर एट्रीब्यूट होंगे। एट्रीब्यूट किसे बोलते हैं, जब आप इसके अंदर जो लिखते हैं उसको एट्रीब्यूट बोलते हैं। तो एट्रीब्यूट के अंदर मैं क्या दे सकता हूँ, साइज दे सकता हूँ, लाइक मैंने 20 दे दी, और कलर दे सकता हूँ। कलर आपको देना है, मैं क्या दे सकता हूँ यहाँ पे, फ़िलहाल के लिए क्रिम्सन कलर ही यूज़ कर लेता हूँ। और अगर आप यहाँ पे इसको देखते हैं तो ये कलर इसका चेंज हो चुका है। और अगर इसका फॉन्ट भी चेंज करना है तो फॉन्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके लैपटॉप में कौन कौन से फॉन्ट इंस्टॉल हैं। तो इसको देखने के लिए तो एक ही तरीका है, परफेक्ट, MS वर्ड ओपन कर लो। ये मैंने ओपन कर लिया। मैं यहाँ से फॉन्ट देख लेता हूँ, मेरे
सिस्टम में कौन कौन से फ़ॉन्ट इंस्टॉल है। ये सारे फ़ॉन्ट इंस्टॉल होंगे तभी तो दिखा रहे हैं यहाँ पे। इसमें से कौन सा फ़ॉन्ट लगाना चाहता हूँ सिलेक्ट कर लो। मान लो ये कर लेता हूँ, ये मैंने कॉपी कर लिया यहाँ से, और यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, फ़ॉन्ट फेस। फ़ॉन्ट यहाँ लिखा हुआ है फेस, तो फ़ॉन्ट का फेस जो है वो आपका ये कंपैटिबल नहीं हो रहा क्या, कोई और लगा के देखूँ, कई बार चलते भी नहीं है कुछ, कोई और देखता हूँ मैं यहाँ से। कुछ टाइम्स न्यू रोमन वगैरह ले लो। टाइम नंबर बाय डिफ़ॉल्ट ही चल रहा है सारे के सारे। ये लगा देते हैं, ये हो गया। तो आप एक बात बताओ अब मेरे को कि क्या ये तरीका सही है, यहाँ से मैं सर्च करके लगा रहा हूँ, ये तरीका सही है या गलत है आपके हिसाब से? फिलहाल तो सही लग रहा है। बस लगता है, पर मतलब इसका भी कुछ ना कुछ तो साइट वगैरह अवेलेबल होनी चाहिए जिसमें सब तरीके के डाटा देख सकें हम, जैसे कलर ढूंढ सकते हैं ना। अब देखो, एक तरीका तो ये हो गया, मैंने MS वर्ड ओपन कर लिया, लेकिन एक तरीका कि डाउनलोड भी हो ही जाएगा, फ्री फॉन्ट भी मिल ही जाएंगे यहाँ पे। यहाँ पे अगर मैं गूगल पे जाके लिखूँ फ्री फॉन्ट्स डाउनलोड फॉर वेबसाइट, बहुत सारे वो आपको दिखा देगा, मेक ऑफ यूज, कई वेबसाइट्स ऐसी हैं गूगल के ऑफिशियल वेबसाइट, फ्री मिल जाएंगे फॉन्ट आपको, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये डाउनलोड हो गया। ओपन सेंस फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये भी, ये सारे फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका लाइसेंस नहीं होगा किसी के ऊपर, अपनी वेबसाइट में वो यूज़ किए जाएं जिसका लाइसेंस नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इसको भी क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। प्रॉब्लम तो यही है कि इसको भी इंस्टॉल ही करना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। फॉन्ट का नाम क्या दिखा रहा है, ग्रेट वाइब्स। अब आप मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को फिर से MS वर्ड ओपन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि यहाँ आया है कि नहीं आया। तो इसका लॉस क्या है, चलो एक बार तो क्या था मेरा, ग्रेट वाइब्स, ये रहा ग्रेट वाइब्स, कॉपी किया मैंने एंड पेस्ट इट हियर, और चला कर लग गया। ये मेरा तरीका तो बहुत बढ़िया है, डाउनलोड भी हो गया। अब क्या दिक्कत है, मेरे सिस्टम में तो भाई साहब इंस्टॉल है, दूसरे के में ना। दूसरे का तो छोड़ो, मेरे को तो ये सर्वर पे डालना है। सर्वर में भी ऑप्शन होती है इंस्टॉल करने की, या तो वहाँ इंस्टॉल करो, ठीक है ना। लेकिन जो राइट वे है वो क्या है कि मैं इंस्टॉल क्यों करूँ, मैं अपनी वेबसाइट में ऐसा कोड लिखूँ कि वो अपने आप ही अटैच हो जाए इसके साथ, ठीक है ना। लेकिन फ़िलहाल के लिए तरीका ओके है, मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इंस्टॉल करके MS वर्ड में जाके चेक कर लूँ, एडिटर में जाके कर लूँ, अवेलेबल है तो ठीक है, लग गया, मेरे वाले में तो चल रहा है ना ये। लेकिन अगर वो कोड कॉपी करके ले गया पर्सन आपसे, लेकिन आप कोड कॉपी करके दोगे क्यों उसको, आपको तो ऑनलाइन दिखाना है। मुझे अपने सर्वर पे भी इंस्टॉल करने पड़ेंगे ये फॉन्ट, ये जो आपने ढूंढा है ग्रेट वाइब्स वाला, ये आपको सर्वर पे भी डालना पड़ेगा। लेकिन हम इस तरीके का फ्यूचर में कोड यूज़ कर सकते हैं। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपके पास भी एक पॉइंट रहे कि सर आपने बताया था एक वैसा वैसा करना हमें, तो फॉन्ट ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाए, ऑटोमेटिक अटैच हो जाए, मेरे को इंस्टॉल करने की जरूरत है। कौन इंस्टॉल करता रहेगा, मैं तो पता नहीं 36,000 टेस्ट करके देखूंगा, ये नहीं पसंद आया, दूसरा पसंद आ गया, तीसरा पसंद आ गया, तो भी ठीक है मैं अटैच करूँ, कोडिंग के साथ ही अटैच कर दूँ, मतलब CSS में ही अटैच कर दूँ, और वो दिखाता रहे अपनी। तो बाकी का काम किस में होगा, CSS। ये फिलहाल किस में हो रहा है, HTML में हो रहा है, लेकिन काम तो सही हो रहा है, काम तो चल रहा है। अब मान लो ये मैं को किसी को कोड देना ही है, तो आपको साथ में फॉन्ट भी देना पड़ेगा कि भाई ये वाला फॉन्ट इंस्टॉल कर लिया पहले, तब जाके आउटपुट सही आएगी। लेकिन प्रॉब्लम तो वही है,
कि वो कह रहा कि मैं क्यों इंस्टॉल करूँ भाई, उसे तो पता ही कंप्यूटर का कुछ नहीं है, कहाँ करूँ कैसे करूँ। तो हमें ऐसा कोड बनाना चाहिए कि मेरी वेबसाइट सिर्फ क्लिक करे, ओपन हो, जो लगाया अपने आप आ जाए। ठीक है जी। तो फिलहाल के लिए हमारे पास एक ये तरीका है। ये मैंने आपको क्यों बताया, उसका एक रीज़न था कि भाई फॉन्ट भी होते हैं आपकी वेबसाइट्स पे जो लगते हैं, वो फॉन्ट भी कहीं ना कहीं से डाउनलोड होते हैं, बहुत सारी पड़ी हुई है। अब आप विजिटिंग कार्ड बनाते हो ना, अरे वाला लिखा बड़ा शानदार है, ये वाला ये ग्रेप सॉल्यूशन बड़ा शानदार लिख दिया है, बनाया होगा, बनाया नहीं, उसने डाउनलोड किया है फॉन्ट कहीं ना कहीं से। ठीक है ना। हमारे पॉम्फलेट बनते हैं या विजिटिंग करते हैं, वहाँ पे भी इसलिए वो इस तरीके से कर्व करके बना नहीं रहा कुछ भी, वो तो बैठा हुआ सर्च कर रहा। मैंने देखा, मैंने अपने पॉम्फलेट बनवाए, मैंने अपने सर्टिफिकेट बनवाए, बैठा बंदा सर्च किया, भाई देखो ये डिज़ाइन कैसा लगेगा, ये कैसा लगेगा। मैं कहा यार ये क्या है, मतलब किस तरीके से करना है। कोई आप देखो ज़रा, कोई दिक्कत नहीं, 4-5 दिखा दिया उसने, 4-5 टुकड़े जोड़कर मेरे को नया डिज़ाइन बना के दे दिया। तो अपनी क्रिएटिविटी तो बहुत दूर की बात है, और होना भी चाहिए। पहले यहाँ से तो देख लो, इतना तो हम भी कर लेंगे भी। कॉन्टैक्ट क्लियर हो गया ये वाला जी। ठीक है जी। अब किसी वेबसाइट में लिखा भी जाएगा, और इसके साथ साथ और क्या होगा, यहाँ कोई इमेज भी लगी होगी। तो इमेज लगाने के लिए क्या करते हैं हम, IMG टैग यूज करते हैं। IMG मतलब इमेज। इमेज में कम से कम एक एट्रीब्यूट मस्ट भी होना चाहिए, जिसका नाम क्या है, SRC। सोर्स दोगे तभी तो बात बनेगी, लेकिन नॉर्म्स ये कहती हैं कि अल्टरनेट टेक्स्ट भी होना चाहिए। अब गूगल सर्च करता है, जब आप गूगल से कोई इमेज सर्च करते हैं तो गूगल इमेज क्या सर्च कर, इमेज थोड़ा सर्च कर रहा, वो एक्चुअल में क्या चेक कर रहा है, उसके अल्टरनेट टेक्स्ट चेक कर रहा है। मान लो आपने डाल दिया टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो टेक्स्ट है वो कहाँ पड़ा होगा, उसके अल्टरनेट टेक्स्ट में पड़ा होगा। तो अल्टरनेट टेक्स्ट जो है वो शुड बी देयर, ये जरूर होने चाहिए। विड्थ और हाइट जो है वो तो आप CSS से भी दे सकते हो, लेकिन अल्टर टेक्स्ट तो आपको यही देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ गूगल पे जाके कुछ कार्टून इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे कार्टून इमेजेस सर्च कर ली। तो अगर आप इसको देखोगे यहाँ पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके, ये एक वे है किसी की वेबसाइट को चेक करने का। अब आप यहाँ देखोगे ना, तो ये इमेज, इसके अंदर कहीं ना कहीं IMG टैग होगा। ये तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना रखा है इन्होंने। यहाँ पे कहीं ना कहीं IMG टैग लगा होगा, नहीं तो फिर Ctrl+F कर लो IMG करके, ठीक है ना। और यहाँ से जाकर सर्च कर सकते हो आप। ये हाँ, ये मिल गया, देखो जरा आपको। अब आप इसमें देखोगे उसने क्या डाल रखा है, अल्टरनेट टेक्स्ट भी डाल रखा है, देखो जरा। गूगल हाइट कितनी डाल रखी है, विड्थ कितनी डाल रखी है, देखो जरा। हमें भी तो यही चीज़ें मेंटेन करनी, और करना क्या है। तो मैं इमेज पे जाता हूँ, कोई इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ। फिलहाल ये मैं ठीक है, देखो जरा इसमें। अब मैंने ना यहाँ से एक इमेज डाउनलोड कर ली, और इमेज हम कोई डाउनलोड कर लेते हैं, अलग अलग रेजोल्यूशन की इमेज डाउनलोड कर लेते हैं। ये राइट क्लिक करके मैंने सेव कर ली इमेज। ये एक्सटेंशन मेरे को JPG चाहिए, JPG। राइट क्लिक करके सेव इमेज। ये आ गई, एक इमेज आ गई मेरे पास। एक और कर लेते हैं ये एक और इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ मैं। ये इमेज एक्सटेंशन डिफरेंट आ रही है एक्चुअली। ये क्लिप पार्ट्स हैं, दीज आर द क्लिप पार्ट्स। ये क्लिप पार्ट जो है ना, इसकी एक्सटेंशन अलग होती है। इसकी देखें क्या है, ये भी मिल गई। 2 इमेजेस बहुत हैं हमें, ये मैंने बंद कर दिया। और ये 2 इमेजेस जो है मेरी, इनको मैं क्या करता हूँ, इमेजेस डाउनलोड कर लिए। और ये इमेजेस कौन सी हैं, इसको भी बंद कर देता हूँ।
और इसकी भी ज़रूरत नहीं है मेरे को। ये 2 इमेजेस हैं, इसको मैं यहाँ से कॉपी या कट कर लेता हूँ और उस फोल्डर में पेस्ट कर लेता हूँ जिस फोल्डर में मैं काम कर रहा हूँ। मेरा करंट वर्किंग फोल्डर क्या है, my_code, और यहाँ पे एक फोल्डर बनाते हैं इमेजेस नाम का और यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ। कभी ऐसा नहीं करना कि कोड आपका कहीं पड़ा हो, इमेजेस कहीं हो, एक ही फोल्डर के अंदर होना चाहिए। उसका फ़ायदा क्या होगा, जब आप किसी को कोड दोगे तो आप तो यही वाला फोल्डर कॉपी करके दोगे ना, तो जब कॉपी करके ये दोगे तो क्या होगा, इमेज भी चली जाएंगी, कोड भी चला जाएगा। और इनको नेम भी दे देते हैं, इसको नाम दे देता हूँ pic1 और इसको नाम दे देता हूँ pic2। ये क्या होगा, दोनों सिलेक्ट होंगे ना। ये pic2 हो गई और ये मेरी pic1। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे इसका एक बेनिफिट और है विजुअल स्टूडियो का। इमेजेस नाम का फोल्डर अगर इसके पास अवेलेबल है ना तो उसे लिस्ट में दिखा दिया, और इसके अंदर जो इमेज पड़ी थी वो भी दिखा दी। अल्टरनेट टेक्स्ट का बेनिफिट क्या है, ठीक है, ये देखो मैंने इमेज लगा दी, जैसे अभी ये इमेज आ गई। अब इमेज है बड़ी। अब अल्टरनेट टेक्स्ट का बेनिफिट क्या है, बाय चांस ये इमेज करप्ट हो जाए या लोड ही ना हो तो कम से कम वहां पे वो नाम तो दिखेगा ना। ये अल्टरनेट टेक्स्ट का है। और दूसरे नंबर पे सर्च करने का तरीका भी हो सकता है कि मैं क्या सर्च करूंगा, जिस इमेज में लाइक ये कार्टून का इमेज का नेम या आईडी लिखी नज़र आ रही है, वहाँ से मैं पिक कर लूँगा अपना डेटा। ये बेनिफिट हो सकता है। इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो, इसको विड्थ दे सकते हो। विड्थ मैं कितनी दे दूँ इसको, लंबी इमेज है 100 विड्थ होनी चाहिए, और थोड़ी लंबी इमेज है तो मैं इसको 200 कर देता हूँ। ज़्यादा शेप खराब हो गई इसकी, इसको मैं 300 कर देता हूँ। हाइट चेंज कर रहा हूँ ना मैं, तो मैं इसको बढ़ा देता हूँ, 200 कर देता हूँ, इसको मैं 250 कर देता हूँ। सो इट वुड बी लाइक दिस वन। थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा, इसको 300 कर देते हैं। ये थोड़ा सा एक बार करके देखना पड़ेगा, अभी परफेक्ट है। एक बार इमेज लग गई, अब तो कोई दिक्कत नहीं, कॉपी करके पेस्ट ही करना है बस आपको, और इमेज नंबर 2 करना है आपको यहाँ पे। लेकिन ये हो सकता है कि इस इमेज के और इस इमेज के साइज में फ़र्क हो। तो एक बात याद रखनी है हमेशा, जब भी आपको वेबसाइट में इमेजेस लगानी है तो सभी इमेज की हाइट विड्थ सेम होनी चाहिए। जैसे flipkart.com हो गया या Amazon हो गया, जब ये पिक्चर्स को लगाते हैं तो वो फोटोशॉप में प्रॉपर क्रॉपिंग होके आती है हमारे पास। प्रॉपर क्रॉपिंग इन द सेंस कि प्रॉपर बनेगी इमेज पहले। ऐसा नहीं कि एक इमेज अलग बनी हुई या साइज़ की दूसरी अलग बनी हुई, ऐसा नहीं होगा कभी भी। ऐसा तो वेबसाइट का स्ट्रक्चर ख़राब हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे देखो अलग है, यहाँ पे अलग है, ये शेप अलग लग रही है, तो इन दोनों को फोटोशॉप में इक्वल साइज़ का किया जाएगा। ये आपका डिज़ाइनर का काम है फिर। लेकिन लगाने का तरीका तो यही है ना, आप चाहे जितनी बार मर्जी पेस्ट कर लो। यहाँ पे ये मैं जितनी बार मर्जी पेस्ट कर लूँ। ये देखो जरा, ये देखो जरा, इमेज लगाने का तरीका यही रहेगा। पॉइंट हो गया क्लियर ये वाला। और एक छोटा सा पॉइंट और डिस्कस करते हैं लास्ट इसमें। ये तो मेरा बन गया, चलो मैं ये चाहता हूँ कि इस पे क्लिक करें, इस इमेज पे क्लिक करें तो ये रीडायरेक्ट होना शुरू हो जाए, ये उस वेबसाइट पे चले। मैं ये चाहता हूँ इस पे क्लिक करें तो ये गूगल पे चला जाए, इस पे क्लिक करें तो ये फेसबुक पे चला जाए। तो आपको क्या लगाने पड़ेंगे, इन द सेंस हाइपर लिंक लगाने पड़ेंगे। तो हाइपर लिंक आप किसी इमेज पे भी लगा सकते हो, मतलब किसी पे भी लगा सकते हो। तो हाइपर लिंक वैसे लगते कहते हैं एंकर टैग, ए फॉर एंकर टैग बोला जाता है। और इसके अंदर जो एट्रीब्यूट होता है दैट इज href, हाइपर लिंक का रेफरेंस।
और यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ गूगल और इसके अंदर लिख दूँ मैं http://www.google.com लिख दूँ और यहाँ चेक करके देखूँ तो ये यहाँ पे गूगल लिखा नहीं आ रहा और जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये वेबसाइट रिडायरेक्ट करेगा। बैक करोगे तो उसी पे वापस आ जाएगा। एक लिंक और बना दूँ अगर मैं यहाँ पे इसी को कॉपी करके मैं पेस्ट कर दूँ, उसकी जगह लिख दूँ मैं FB मीन्स फेसबुक लिख दूँ तो ये 2 लिंक बन गए। फेसबुक पे जा रहा है, बैक करोगे तो उसी पे आ जाएगा। इन दोनों में थोड़ा सा मैं स्पेस दे के थोड़ा सा स्पेस लगा के इस तरीके से कर दूँ तो ये थोड़ा सा सेपरेशन में नज़र आएगा, ताकि थोड़ा सा अलग अलग नज़र आएगी। ये दोनों अलग अलग लिंक हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये तो हुआ कि गूगल पे चला गया, मैं चाहता हूँ जो मैंने कल पेज बनाया था वो पेज ओपन हो रहा है। ये तो अलग सर्वर पे चला गया ना, मेरे सर्वर पे 3 पेजेस पड़े हैं, तीनों आपस में कनेक्टेड रहने चाहिए। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, लास्ट पेज। और लास्ट पेज मैंने क्या बनाया था, Pro1 बनाया था, तो मैंने Pro1 दे दिया। अगर ये पेज होगा तो ये देखो कल वाला पेज ओपन हो गया, ये देखो जरा। तो आप किसी इसको भी मैं थोड़ा सा इस तरीके से दे देता हूँ ताकि ये सेपरेशन नजर आए। देखो जरा कुछ इस तरीके से। अगर आपको चाहिए कि 2 इमेजेस के बाद इमेजेस नीचे नजर आए तो BR मतलब ब्रेक टैग, कुछ इस तरीके से। आप यहाँ पे भी ब्रेक टैग लगा सकते थे। ये देखो जरा, ये देखो जरा, 2 इमेजेस के बाद ब्रेक, फिर 2 इमेजेस के बाद ब्रेक, इसके बाद ब्रेक जितने मर्जी लगा सकते हो। जितने ब्रेक लगाओगे उतने ही ये नीचे आना शुरू हो जाएगा। ये देखो जरा, ये देखो जरा। तो हाइपर लिंक्स का भी यूज़ किया जा सकता है। और ये जरूरी नहीं कि हाइपर लिंक इसी तरीके से लगाना, आप किसी इमेज के ऊपर भी तो लगा सकते हो। ये देखो जरा, एंकर टैग, हाइपर लिंक का रेफरेंस, और क्या देना चाहते हो, जो प्रीवियस पेज है वो ओपन हो जाए। pro1.html, और ये टैग कहाँ ख़त्म करें, ये यहाँ पे। अभी आप देखो जरा, ये साइन ही चेंज हो रहा, देखो जरा, देखो जरा, ये देखो जरा। लेकिन अभी एक प्रॉब्लम आ रही है छोटी सी, क्या कि जब मैं क्लिक कर रहा हूँ ना, इसी पेज को वो ओवरराइड कर रहा है एक तरीके से। तो आप एक काम कर सकते हो कि मेरा पेज तो वहीं ओपन रहे, यहाँ पे इसका टारगेट चेंज कर दो। बाय डिफॉल्ट टारगेट जो होता है वो सेल्फ होता है, लेकिन टारगेट अगर आप कर देते हो ब्लैंक, तो ये हमेशा क्या करेगा, नए पेज में, ब्लैंक पेज में ओपन करेगा। ये देखो जरा, ये देखो जरा, वही पेज ये एक बार ब्लैंक पेज में, हाँ एक बार लगाना पड़ेगा सब में, जैसे देखो सभी में लगाना पड़ता है ये। अब मान लो जैसे कि मैं यहाँ पे ब्लैंक की जगह पे न्यू लगा दूँ, इसका बेनिफिट क्या होगा, काम तो ये वही कर रहा है, लेकिन क्या बेनिफिट हुआ, पेज तो ओपन, लेकिन उसे नया ओपन नहीं किया, उसे नया नहीं ओपन किया। जो लास्ट टाइम पे ओपन हुआ था उसी को रिफ्रेश कर लिया इसने। देखो जरा, जबकि इस वाले को करोगे तो क्या करेगा हमेशा, ये देखो, ये तो ओवरराइड कर रहा था, ये कर रहे हो जब, तो ये देखो जरा, नया ओपन किया इसने। अब एक बार पेज ओपन हो गया ना, ये उसी को रिफ्रेश कर लेगा। ये देखो जरा, ब्लैंक और न्यू में ये डिफरेंस है। देखो ना, जैसे मैं यहाँ पे लगा दूँ टारगेट ब्लैंक कर दूँ यहाँ पे मैं, अब देखो यार, टारगेट ब्लैंक करने का बेनिफिट क्या हुआ यहाँ पे, जब भी आप क्लिक करोगे नया ही पेज ओपन होगा। ये देखो जरा, लेकिन इस पर क्लिक करोगे तो जो लास्ट टाइम पेज ओपन हुआ है उसी को रिफ्रेश करता रहेगा। ये देखो जरा, नया पेज नहीं ओपन होगा। ये तो आपकी विंडो को बढ़ाता रहेगा। देखो जरा, एक ही पेज को बार बार ओपन करता रहेगा ब्लैंक लगाने से, तो वो तो ब्लैंक पेज ओपन करेगा, वहाँ पे सीट साइड को रिडायरेक्ट कर देगा। लेकिन ये क्या करेगा,
एक बार पेज ओपन हुआ, नई विंडो ओपन नहीं करेगा, उसी विंडो को रिफ्रेश कर लेगा। और बाई चांस आपने ऐसा लिंक बनाया, लेकिन मेरे पास अभी पेज अवेलेबल नहीं है, आपने दिखाना है कि लिंक बना दिया, तो हैश लगा दो। इसको बोलते हैं टेम्पररी लिंक। ये मेरा टेम्पररी लिंक बन गया, दिखेगा लिंक बना हुआ, बट उसके ऊपर काम नहीं होगा कोई भी। ये देखो, जिसको टेम्पररी, इसके ऊपर तो मैंने रेफरेंस दे दिया ना, रेफरेंस दे दिया तो जाएगा। लेकिन अगर आपने पेज बनाया है, लेकिन अगर ये हैश ना लगाते तो क्या होता, पेज आपका रिफ्रेश होता रहता। ये देखो, तो हमेशा क्या लगा देना चाहिए, हैश लगा देना चाहिए। अगर आपके पास लिंक अवेलेबल है तो लगा दो, नहीं लिंक अवेलेबल तो कम से कम उसकी जगह हैश लगा दो। इसका बेनिफिट क्या रहेगा कि टेम्पररी लिंक जनरेट हो जाएगा। पॉइंट करोगे ये वाला जी? सो आपने क्या करना है इसके ऊपर, आज के लिए मेरे पास एक डिज़ाइन पड़ा हुआ है, ये 2 3, ये हाइपरलिंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये इमेजेस हैं। ये आपको पता कैसे लगाना, हाइपरलिंक ऑल राइट रिजर्व, ये आर का साइन भी आना चाहिए, ये C4 कॉपीराइट का सिंबल भी आना चाहिए। ये आपको HTML कोड्स मिल जाएंगे, आपको यहाँ पे HTML करेक्टर कोड्स, आप कहीं से भी देखो जरा, ये करेक्टर कोड्स होते हैं सारे के सारे। आपको मैं वेबसाइट पे ही दिखा देता हूँ, ये HTML सिंबल या HTML कोड्स, लुक एट दिस। अब आप इसमें से ढूंढ सकते हो, ये तो मैथ के निकाल लाया ये। वैसे तो वो 2 4 मैं बता दूंगा आपको कौन से हैं। ये देखो जरा यहाँ पे, सी के लिए क्या लगाना है, एम्परसेंड कॉपी सेमीकोलन। आर के लिए क्या लगाना है, एम्परसेंड REG सेमीकोलन। TM ट्रेडमार्क के लिए क्या लगाना है, एम्परसेंड ट्रेड सेमीकोलन। ये देखो सारे दे रखे हैं इसने, ताश के पत्ते जितने हैं। हमारी तो रिक्वायरमेंट ये 3 रहती है, एक ये और एक ये। बस आपको लगाना क्या है, कहीं पे भी जहाँ पे भी आपको लगाना है एम्परसेंड COPY सेमीकोलन। और ऑब्वियसली बात है ये वेबसाइट में यूज़ होते हैं। लास्ट में एक ही बार लगता है एम्परसेंड REG सेमीकोलन, एम्परसेंड TRADE ट्रेड। तो आप यहाँ जाके देखेंगे तो ये सिंबल, ये देखो जरा, मतलब कोई भी लाइन लिखते हुए बीच में बस कोड कॉपी करना है, कोड कॉपी करना या लिख देना जैसे भी आपको लगता है। तो आपको ये पता होना चाहिए, इसको बोलते हैं HTML सिंबल्स या HTML कोड या मैथमेटिक्स सिंबल भी चाहिए होते हैं। तो ये सारे अवेलेबल हैं हमारे पास, इतना याद नहीं किया जा सकता, लेकिन आप ये तो याद कर सकते हैं ना कि ये सिंबल होते हैं, जब जरूरत पड़ेगी तब निकाल सकते हैं। जैसे वो ग्रेप सोल्यूशन लिखा हुआ है, लाइन है, हमने लिखा, उसके बीच में ये कोड डाल देंगे तो बीच में बिल्कुल डाल देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, जैसे मैंने ग्रेप्स लिखा हुआ है यहाँ पे, और मैं लिखना चाहता हूँ रजिस्टर, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एम्परसेंड REG सेमीकोलन, ठीक है। और इसके आगे लिखना चाहता हूँ ट्रेडमार्क भी, ये मेरा ट्रेडमार्क है, तो एम्परसेंड TRADE ट्रेड, बस देखो यार। तो जैसा फॉन्ट होगा वैसा ये अरेंज कर लेगा अपने आप को। तो आपने इस इमेज के अकॉर्डिंग थोड़ा काम करना, आज के लेक्चर के अकॉर्डिंग ये टास्क कंप्लीट करना।